नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज की कहानी एक सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपके घर के नल में पानी आना बंद हो जाए और बाद में आपको पता चले कि वह पानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सर्वर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई विकल्प होगा? क्या आपके पास कोई कानूनी अधिकार होगा? यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह 2026 के भारत की हकीकत है। और यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, यह पावर की कहानी है, नीति की कहानी है और आपके भविष्य की कहानी है। आज हम बात करेंगे उस वाटर 2.0 मॉडल की, जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भूजल की गहरी परतों तक पहुंच बनाई जा रही है। 2023 में वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार नेहा मसी ने एक लेख लिखा था, इंडियाज डेटा सेंटर बूम इज बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ वाटर नोबडी इज काउंटिंग। इस रिपोर्ट में एक गंभीर सवाल उठाया गया, आखिर डेटा सेंटर कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उसका कोई ऑडिट है? क्या कोई जवाबदेही है? रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ था, कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है, कोई पारदर्शी ऑडिट नहीं है, कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है। अब जरा पीछे चलते हैं। 1994 में भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ग्राउंड वाटर यानी भूजल को उस जमीन के मालिक का अधिकार माना गया, मतलब जिसकी जमीन उसका पानी। यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी और स्वतंत्र भारत ने इसे जस का तस बनाए रखा, जबकि बदलते समय में इसकी समीक्षा की जरूरत थी। उस समय यह कानून किसानों के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या 2026 का भारत 1994 जैसा है? यहीं से कहानी मोड़ लेती है। 2003 आईटी बूम और पानी। जी हाँ, 2003 के बाद भारत में आईटी बूम आया। हैदराबाद, बेंगलोर और नोएडा जैसे शहर टेक हब बनते गए। डेटा सेंटर 24/7 चलते हैं। सर्वर रूम को ठंडा रखना अनिवार्य होता है और ठंडा रखने का सबसे सस्ता तरीका पानी। IEA के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर लगभग 50 बिलियन लीटर पानी उपभोग कर चुके थे। भारत इस खपत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। 2011 में CGWB यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने चेतावनी दी कि हैदराबाद के कुछ जोन ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ चुके हैं, यानी पानी का दोहन अत्यधिक हो चुका था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? उस समय आंध्र प्रदेश सरकार टेक निवेश को लेकर अत्यधिक उत्सुक थी। साइबराबाद बनाने की होड़ में पानी की कीमत पीछे छूट गई। क्या यह सिर्फ हैदराबाद की कहानी थी? नहीं, यह एक पैटर्न था और यह पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर दोहराया गया। 2017 में अमेज़न वेब सर्विस ने मुंबई के पास अपना पहला मेगा डेटा सेंटर लॉन्च किया। उसी वर्ष महाराष्ट्र के पुणे जिले में CGWB ने रिपोर्ट किया कि हिंजेवाड़ी IT पार्क क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिरा है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार हिंजेवाड़ी IT पार्क जोन में 5 वर्षों में भूजल का स्तर 12 मीटर नीचे चला गया। 2023 में CAG की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य में कई ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन NOC बिना उचित पर्यावरणीय मूल्यांकन के जारी किए गए। सिर्फ एक स्टाम्प और करोड़ों लीटर पानी कॉर्पोरेट के हाथ में। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? पहली बात, कानून की खामी, भूजल सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। दूसरा, राजनीतिक प्राथमिकता, निवेश के नाम पर नियम शिथिल है। और तीसरा, नियामक विफलता, चेतावनी दी गई, कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मार्केट बन गया। 7 बड़े लाइसेंसेस जारी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों के भारतीय कार्यालयों से जुड़े कुछ लोग उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्रियों के करीबी सलाहकार रहे। स्क्रॉल की जांच में सामने आया कि इन लाइसेंस की अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई कई मामलों में नहीं हुई। 2019 में नीति आयोग ने रिपोर्ट दी कि भारत के 21 बड़े शहरों में 2030 तक भूजल समाप्त हो सकता है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद ये शहर पहले से जल तनाव झेल रहे हैं। बेंगलोर के व्हाइटफील्ड क्षेत्र में 2023 में 40% म्युनिसिपल जल आपूर्ति बाधित रही, लेकिन आसपास के डेटा सेंटर एसेंशियल सर्विसेज घोषित किए गए। इसका अर्थ स्पष्ट है, डेटा सेंटर को प्राथमिकता। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय जल नीति मौजूद नहीं है। 2012 की राष्ट्रीय जल नीति में डेटा सेंटर का उल्लेख नहीं है, क्योंकि तब यह क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था। 2024, 25 और 26 लेकिन नीति अपडेट नहीं। एक नया कानून आया,
जिसमें डेटा सेंटर क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को प्रवेश और 2047 तक टैक्स छूट की व्यवस्था दी। यदि जल नीति अपडेट होती तो एनओसी प्रक्रिया कठिन हो सकती थी। अमेजोन 2020 से लेकर 2023 के बीच भारत में $11 बिलियन से अधिक निवेश किया। गूगल ने $10 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन। जब निवेश इतना बड़ा हो तो क्या कठिन सवाल पूछे जाते हैं। भारत में टेक इंडस्ट्री लॉबिंग के लिए कोई औपचारिक डिस्क्लोजर अनिवार्यता नहीं है। आप समझते हैं कि मेगा प्लान जो होता है उसका ढांचा क्या है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल गुडविल, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस, नो वाटर अकाउंटेबिलिटी, ग्राउंड वाटर ड्रेन, अर्बन वाटर क्राइसिस और फिर वही कंपनियां वाटर रिसाइकलिंग सॉल्यूशन बेचती है। यह मॉडल क्रॉनी कैपिटलिज्म की परिभाषा से मेल खाता है। आगे क्या? 2027 से लेकर 2029 तक भारत में 400 से अधिक डेटा सेंटर होने का अनुमान है। CGWB पहले ही चेतावनी दे चुका है कि 16 प्रमुख एक्वीफर जोन यानी कि क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड है। वर्ल्ड बैंक ने इसे वाटर एंश्योर अर्बनाइजेशन कहा है। समाधान क्या है? मांग की जा रही है डेटा सेंटर वाटर अकाउंटेबिलिटी एक्ट, दैनिक जल उपभोग का सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का मीटरिंग और टैक्सेशन, अनिवार्य पर्यावरणीय सार्वजनिक सुनवाई। यह कोई आतिवादी मांग नहीं है, न्यूनतम जवाबदेही की मांग है। म्यूदे बार्लो ने अपनी पुस्तक ब्लू फ्यूचर में लिखा है, वाटर इज नॉट ए कॉमोडिटी टू बी ओन्ड, इट इज द कॉमन्स टू बी प्रोटेक्टेड। पानी वस्तु नहीं, साझा संसाधन है। जब तक जिसकी जमीन उसका पानी की मानसिकता बनी रहेगी, कोई भी कॉर्पोरेशन कानूनी ढांचे का उपयोग कर भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यह रिपोर्ट किसी तकनीक विरोध की कहानी नहीं है, यह डिजिटल विकास बनाम जल सुरक्षा के संतुलन की कहानी है। डेटा सेंटर आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या उनकी जल खपत पारदर्शी है? क्या नियमन पर्याप्त है? क्या नीति अद्यतन है? यदि आज जल नीति पर गंभीर चर्चा नहीं हुई तो 2030 से पहले शहरी जल संकट राजनीतिक टकराव का रूप ले सकता है। यह सिर्फ पर्यावरण का प्रश्न नहीं है, यह शासन, जवाबदेही और प्राथमिकताओं का प्रश्न है। आप क्या सोचते हैं? क्या डिजिटल प्रगति और जल संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। इस तरह की तथ्य आधारित रिपोर्ट तैयार करना आसान नहीं होता, लेकिन आपका समर्थन हमें मजबूती देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।